जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायरी की दुनिया एक कमाल की दुनिया है जिसमें एहसास भी होते हैं, फीलिंग्स भी रहती है और एक गहराई भी रहती है और एक ख्यालों की ऊंचाई भी रहती है। और ये सारा कुछ तब मुमकिन हो पाता है जब इन सभी कामों को सही अंजाम देने वाला जो शायर होता है, एक पिरो कर जैसे माला में मोती पेश किए जाते हैं, ऐसे ही इन सभी चीज़ों को एक माला में पिरो कर जो हमारे सामने पेश करता है वो शायर। और आज तक जो हम सुनते आए इतनी कमाल की चीज़ें, चाहे वो पुरातन इतिहास में से हमारे पास हैं, चाहे आज के युग के शायर हैं, और इन सभी शायरों की बदौलत जो है हम इन चीज़ों का लुत्फ़ ले पाते हैं। और आज भी हमारे साथ आज के युग के एक महान शायर अशोक सिंह जी, जो कि अमेरिका में रहकर इस सारी चीज़ों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आइए आज इनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। और सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। नमस्कार विक्रम जी, और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका इस गुफ्तगू के लिए। जी, और अशोक जी, उस तरफ जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि वो एक जो सही रूपरेखा होती है, सिर्फ शायरी एक वो लफ्ज़ों की वो नहीं रहती है, एक उसके पीछे जीवन बहुत बड़ा छुपा होता है, एक महान देन शायर का जीवन भी होता है। और इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है कहाँ पर बीता, बचपन कहाँ पर बीता। विक्रम जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। और थोड़ा सा लखनवी अंदाज, लखनवी जो माहौल आसपास रहा था, लखनऊ से तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो लोग लखनऊ के आसपास भी होते हैं उनको माहौल छू कर चला जाता है। तो लखनऊ, कानपुर, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो काफ़ी हद तक मूव करते रहते। मेरा जन्म बाराबंकी में हुआ था। बाराबंकी में थे वो, उन्नाव में थे, कानपुर में थे, लखनऊ में भी थे, तो काफ़ी जगहों पर। लेकिन वो माहौल एक ऐसा है ना जहाँ पर कि उर्दू की नफासत, मिठास आपकी जुबान में अपने आप आ ही जाती है। जी तो आपको पता चल गया होगा कि थोड़ा सा मुझे फायदा इस बात का मिला हुआ है कि मैं किस जगह से आता हूँ। जी। और ये परिवार में कुछ ऐसा माहौल था अशोक जी आपके, जो आपका ध्यान इस तरफ गया कि मैं भी एक शायरी की तरफ कदम बढ़ाऊं, या कैसे एक माहौल मिला आपको ये? हम लोग बहुत साल उन्नाव में भी रहे, जहाँ से हमारे निराला जी बिलोंग करते हैं। जी और हमारे घर का माहौल भी थोड़ा साहित्यिक था। मेरी सिस्टर जो अभी हैं, उन्होंने हिंदी में पीएचडी कर रखी है, हिंदी के प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। मेरी दूसरी सिस्टर ने संस्कृत में एमए किया था जी और कानपुर में रहती है, उनका अपना स्कूल है। तो ये माहौल, ऐसे माहौल में मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन समहाउ साहित्य में रुचि शुरू से थी। तो थोड़ी बहुत कविताएं, एक बड़ा, जब मैं पढ़ाई करता था तो आसपास जो होता था, कभी कभी दो चार लाइनों में लिखकर मेरे घर वालों को मैं सुना के हंसाया करता था। तो उन लोगों को मेरी वो कविताएं अभी भी याद है। थोड़ा सा हंसी का पुट, थोड़ा सा लेखन का शौक बचपन से ही था थोड़ा सा। और जी माहौल में चूंकि हर सब लोग मजे करते थे मेरी कविताओं में, तो मुझे लिखने में भी मजा आता था। मैं संजीदा लिखता था, लेकिन कभी कभार ऐसा हंसी में लिखता था कि वो लोग उसको आज तक याद करते हैं। जी। और बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि जो शायर होता है ये बनाए नहीं जाते, शायर पैदा होते हैं। और एक एक कृपा होती है भगवान की, जिसे कह सकते हैं कि आप में बचपन से ही ये शौक़ वो देखने को मिला कि कैसे आपका रुझान जो है उस तरफ बढ़ गया। हम्म। जी ये एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और ये संदेश उन तमाम सारे लोगों के लिए भी है जो कि लिखते हैं, लिखना चाहते हैं, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, कि एक देन ऊपर वाले की रहती है। माँ सरस्वती की कृपा होती है हमारे ऊपर, ऐसे लोगों पर जो लिख सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की होती है कि सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% पर्सपिरेशन। तो अगर आपके ऊपर कृपा है तो हमको सीखना पड़ता है। और हमेशा एक मूल मंत्र जो होता है कि अगर आपको वाकई में लिखना है, अच्छा लिखना है, तो इतना पढ़िए कि आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा लेखन क्या होता है। क्या तो बात है। वो चीज बहुत जरूरी, क्योंकि हमने अगर
एक आर्टिस्ट है, उसने बोला भाई मैं तो कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं कि अच्छा कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे इसको रिफाइन किया जाए, तो वो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। तो अच्छे लेखन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि लिखने की विधाएं क्या हैं, उनके नियम क्या हैं, अच्छा लेखन क्या होता है। इस क्षेत्र में तमाम सारे जो बड़े बड़े लेखकों ने लिखा हुआ है वो क्या लिख कर गए हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सिर्फ ईश्वर की कृपा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद आपको अपने ऊपर भी कृपा करनी पड़ती है कि आप मेहनत करके सीखें और समझें और अपने आप को तराशें। अगर नहीं तराश पा रहे हैं तो गुरु ढूंढिए, कोई शिक्षक ढूंढिए जो आपको मार्गदर्शन दे। बिल्कुल सही बात कही आपने अशोक जी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जड़ बिल्कुल, मत हो ये सुजान, बिल्कुल अभ्यास सही बात। बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी जी। जी हाँ, जी हाँ। और फिर अशोक जी, यहाँ अमेरिका में कब आपका आना हुआ? अमेरिका में आया था 89 में, और मेरे ख्याल से बचपन में जो लिखता था उसमें एक पड़ाव सा आ गया था। 10-12 साल कुछ नहीं लिखा। फिर समहाउ 2004 में नीरज जी आए थे, गोपाल दास नीरज, उनको सुना। और हमारे जो रुड़की से मैंने पढ़ाई की, रुड़की यूनिवर्सिटी से, जी हमारे एक सीनियर थे, उनके छोटे भाई साहब आए हुए थे नीरज जी के साथ में। तो नीरज जी बहुत ही जाने माने, मतलब जो लेजेंड है, उनके साथ में हमारे सर्वेश अस्थाना जी आए थे, जो कि उस समय बहुत जूनियर हुआ करते थे। उनसे बातचीत के दौरान मालूम पड़ा कि वो मेरे एक सीनियर के छोटे भाई हैं। तो समहाउ उस पॉइंट से, नीरज जी के आने के बाद से फिर से लगाव पैदा हुआ और मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू किया। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होते थे, या साल में 2 बार एक जगह, तो वहां पर हमेशा जाता था मैं। तो साल में 4 कविताएं तो पक्की थी। फिर धीरे धीरे मैंने भी थोड़े प्रोग्राम कराने शुरू किए, तो उसमें लोग, स्थानीय लोग आने लगे, लोग भाग लेने लगे, तो उससे जरा जो है लिखने का सिलसिला और बनना शुरू हुआ। क्योंकि मैंने एक नियम बनाया हुआ था कि जो कविता मैं आज यहाँ पढ़ रहा हूँ उसको मैं दूसरी जगह कोशिश करूँ कि नहीं पढ़ूं। तो एक प्रेरणा थी नया लिखने के लिए, किसी भी नए प्रोग्राम में जाकर नया लिखने के लिए एक प्रेरणा रहती थी। जी और इस संदर्भ में ये भी कविताओं से शुरुआत की थी, कविताएं लिखता था, और कविताओं से आगे बढ़कर गीत, और गीत से फिर और आगे जब बढ़े तो जो जो एक नियम कानून के अंदर लिखा जाता है। आप छंद लिखते हैं, आप गजल लिखते हैं, गजल में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है, जैसे हमारे मानिक छंद होते हैं। नज्म जो लिखी गई, नज्म भी मैं नियम में ही लिखता हूँ। तो वो सब धीरे धीरे आकर आगे चलकर डेवलप हुआ। लेकिन तकरीबन अर्ली 2000 में ये सारा काम रिवाइव हुआ, लिखना शुरू किया और लोगों को सुनाना शुरू किया। जी। और मैं चाहूँगा अशोक जी, आगे बढ़ने से पहले कुछ आपकी लेखनी का रंग हो जाए, कुछ आनंद लिया जाए आपके शब्दों का। बात कविता की थी तो मैं आपको कविता जो है सुनाता हूँ। जी पहले एक छोटी कविता सुनाता हूँ। ये मेरी किताब फिर वसंत आए थी, और शायद आपको दिख रही हो। जी जी, फिर बसंत है। ये किताब 4-5 साल 2017 में छपी थी। उसके बाद से 2 किताबें और मैंने छपवाई हैं, और 2 और लाइन में है इसमें। तो वसंत का मौसम है। आज देखिए 21 तारीख है। अमेरिका में तो ऑफिशियली स्प्रिंग शुरू होती है, जी और आपका जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो भी आसपास ही था, 20 तारीख को था। तो एक पहले वसंत का गीत सुनाता हूँ। जी। और कि एक गीत और कहो प्रेम का, वसंत का। वाह। सांझ की बयार में बौरों की खुमारें, सुरमई लाली में, सुरमई लाली उड़ते खगों की कतारें, थके हुए पुष्पों की बिखरी सुगंध, वाह। अलसाई आंखों की, बहुत शुक्रिया, कि थके हुए पुष्पों की बिखरी सुगंध, अलसाई आंखों की जगती उमंग, पास आओ तान छेड़ो प्रीत के प्रसंग का, एक गीत और कहो प्रेम का, वसंत का। क्या बात है, एक और बहुत बंद है खूब। इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद और है जी कि कोयल की कूक सी मीठी एक तान, छुपी छुपी चंचल पर मादक मुस्कान, केसरिया रंग मिले सांझ के सुरूर, तितलियों से छुई मुई मन के मयूर, वाह। प्यार में सराबोर सांसों की तृष्ण का, एक गीत और कहो प्रेम का, वसंत का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब अशोक जी। और वाकई जैसे बहुत आपने बहुत कहा कि आज ऑफिशियली जो है स्प्रिंग जो है अमेरिका में वो स्टार्ट है।
और आपने बिल्कुल मौके के मुताबिक जो है वो बात कही है कि आज एक गीत और छेड़ो। क्या बात है। और अशोक जी, जैसे आपने कहा कि आपने एक वो सीखा कैसे नियम में शायरी की जाए, कविता लिखी जाए, गज़ल नज़म लिखी जाए, और ये तो चीज़ें हम सीख सकते हैं जैसे आपने कहा कि नियम में कैसे लिखना है, लेकिन एक भाव चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके ऊपर लिखना पड़ता है या लिखना चाहिए। जी हाँ। वो भाव हम कहाँ से लेके आते हैं? वो कोई भाव तो कोई सिखा नहीं सकता, उसके लिए कैसे काम करना पड़ता ऐसा है? होता है कि कविता जब आप लिखते हैं तो कविता के अंदर एक कहानी होती है। अगर जी आप एक होता है, एक स्फुटन होता है कि भाई आपने एक स्पॉन्टेनियस कोई ऐसी बात कह दी जो कि एक लाइन में कही जा सकती है। कई लोग कविता लिखना चाहते हैं और उसके अंदर एक कहानी होती है कि भाई आपने एक थीम पर कविता लिखी है। तो अच्छी कविता लिखने के लिए आपके पास शब्द ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर मालूम होनी चाहिए। सिर्फ भाव से नहीं होता है। भाव एक ऐसी चीज है जिसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। भाव से ही कविता बनती है, लेकिन उस भाव को किस तरह से बेहतर स्वरूप में बाहर लेके आया जाए, वो भाषा करती है। और भाषा का मैं आपको एक हिंदी की बात हो रही, मैं हिंदी कविता ये भी सुनाऊंगा, और जो नियम की बात आपने की थी उस जी पर हम चलेंगे। अशोक जी, लेकिन जो यहाँ मैं थोड़ा सा आप रोकना चाहूँगा, यहाँ समय हो चला है हमारा एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जी आपकी जो कविता है उसका हम आनंद लेते हैं। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, शायरी का और लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एहसास की दुनिया की, जो एक शायरी की दुनिया और कमाल की दुनिया जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा एक अंदाज रहता है शायरों का। और आज हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी, जो कि एक बहुत ही कुशल शायर हैं और इनको बखूबी आता है कैसे एहसासों को लफ्ज़ों में परोना। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अशोक जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी नमस्कार फिर से। जी और बात चल रही थी हिंदी कविता की। जी एक कविता में शुद्ध हिंदी बोलने वालों के लिए, लेकिन सरल भाषा में। जी एक बहुत मशहूर कविता हुई थी महादेवी वर्मा जी की, जो कि छायावाद की एक हस्ती मानी जाती है, एक आइकान है। उनके ऊपर छायावाद लिखा में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, पंत जी और महादेवी वर्मा। उनकी मशहूर कविता थी कि जो तुम आ जाती एक बार। उन्होंने एक चित्रण खींचा था कि अगर तुम आ जाती तो क्या होता। जी उस चित्रण को मैंने रिवर्स किया, रिवर्स तो नहीं किया, अपने संदर्भ में किया। उनके चित्रण से बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये सुनिए, जो तुम आ जाती एक बार। उन्होंने एक स्त्री की दृष्टि से लिखा था। जी, जो तुम आ और जाती मैंने एक बार। एक जी जो जिसके मन में किसी के प्रति आकर्षण है, उसके लिए क्या लिखना चाह रहा कवि, जी तो सुनिएगा कि जो तुम आ जाती एक बार, सुरमय हो जाते मन के तार, आहा, प्यासी चितवन बोझिल आंखें, तन रोम रोम करता गुहार, क्या बात है। अति प्रिया छवि को एक द्वार, मन आहा, करता मन से मनुहार, अखियों से मादक नजर डार, न्यौछावर कर 16 सिंगार, मुझमय हो जाती सभी हार, कर इस जीवन का पूर्ण सार, जो वाह, तुम आ जाती एक बार। जो तुम आ जाती एक बार, वाह। एक बंद इसका और है, सुनिएगा जी कि मन सिंदूरी महका होता, गुल मन आंगन चहका होता, सपनों की सेज से अलसाया, तन मद उन्मत्त बहका होता, कब से चुप चाहे कुछ कहती, भावुक आहें ना चुप रहती, सबकी गुहार करती द्योतित, बाहें आलिंगन को उठती, देती तुम पर सर्वस्व भार, होती तुम मैं बस और प्यार, जो तुम आ जाती एक क्या बार। बात है, जो क्या बात है, क्या बात है अशोक जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी और तो ये जी हिंदी की विधा थी, हिंदी कविताएं थी। हम्म, और जैसा मैंने कहा था कि हिंदी कविता से, गीत से शायर बनने की एक यात्रा होती है, जो जी बहुत से लोग चूज करते नहीं करने की, बहुत से लोग करना चाहते हैं। तो वो यात्रा भी मैंने की है, और उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे और आपको बताएंगे हमारी यात्रा कैसी रही। उसमें उसमें कविताओं के बाद नज्म
और शायरी गजल कैसे आई उसकी भी चर्चा करेंगे। जी। और अशोक जी, जैसे एक हम सुनते हैं कि हर शायरों का अपना एक नज़रिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक ख़ास माहौल चाहिए जिसमें बैठकर एक बहुत सुकून के साथ कुछ लिखा जा सकता है। तो आप कुछ ऐसे माहौल, कैसा आपको माहौल अच्छा लगता है जिसमें बैठ के आपको एक अच्छा लगता है कि एक शब्द उतरते हैं, शायरी उतरती है जैसे माहौल में? हम्म तो दो दो चीजें रहती हैं। एक तो अगर आप एक नज्म लिख रहे हैं, नज्म में हम एक बात कहते हैं जी। और उस बात को हम बिल्डअप करते हैं, उसमें सोच की जरूरत होती है। तो भाव तो आते हैं, लेकिन एक एक डेवलपमेंट, एक सिंथेसिस होती है जिसमें कि हम उसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं और एक ड्राफ्ट लिख जाता है। ड्राफ्ट में आपके भाव आ जाते हैं, आपने लिख लिए। इसके बाद उस ड्राफ्ट को आप पीछे जाकर फिर इसको रिफाइन करना शुरू करते हैं। तो इनिशियल जो ओरिजिनल भाव आपके आ गए वो बहुत जरूरी होते हैं। जी। और उस समय मैं एक समय पे बहुत ट्रैवल करता था, तो मैं हमेशा खाली पन्ना लेकर बैठता था सीट पर, और मैं कोई टीवी कंप्यूटर कुछ भी नहीं अपने सामने रखता था, सिर्फ मैं बैठा रहता था आराम से। और हमारे मित्र, जब वहां लिखता था तो हमारे एक मित्र मजाक भी उड़ाते थे कि अरे आप तो बादलों पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपको कितना लिखना आसान होता होगा। उस समय जो भाव आते थे मैं उसे कैप्चर कर लेता था कि भाई जो भी बात है जैसे भी है, बिना सोचे समझे, क्योंकि वो भाव दोबारा लाना बहुत मुश्किल होता है। जी। एक बार भाव आ गया फिर मैं इसको रिफाइन कर लूंगा। तो ये बात नज्म की हो गई। जो गजल लिखते हैं उसमें, गजल में शेर होता है, शेर में दो मिसरे होते हैं, और एक शेर यानी समस्या पूर्ति जैसा होता है। तो उसमें आप कोई ऐसी बात मन में आती है, उसको फिर आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे दोहा होता है। जी। तो ये सब अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग लिखने के तरीके हैं। शेर लिखना मुश्किल भी होता है और आसान भी होता है। मुश्किल इसलिए कि आपको दो लाइन में ऐसी बात करनी है जो कि आपके जहन में बैठी रह जाए। जी। आसान इसलिए होता है कि आपको दो ही लाइन कहनी है। लेकिन जो जी। बड़ी कविताएं लिखनी, उसमें आपको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होकर पूरा लिखना पड़ता है कि कहीं कोई तारतम्य तो नहीं छूट रहा है, कोई क्रम तो ऐसा नहीं है जो मैं तोड़े दे रहा हूं। वो भी एक मुश्किल काम होता है। तो अलग अलग माहौल, ऑब्वियसली शांति तो चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो लिखना मुश्किल है। लेकिन लिखने वाले, मुझे कोई ऐसा खास माहौल नहीं चाहिए। मैं टीवी देखते देखते भी कई बार अपनी दुनिया में रहता हूँ, और टीवी भी चल रहा है फिर भी मैं लिखता रहता हूँ। या फिर मेरा अपना ऑफिस है, वहां पर मैं बैठ के मोस्टली लैपटॉप पर ही लिखता हूँ। मैं पेन और पेपर पर अभी नहीं लिखता हूँ। जी। तो ये भी लिखने की कहानी मेरी। क्या बात है। और जैसे आपने कहा कि कविता से आप चले एक गीत की तरफ, नज़म की तरफ, तो उस तरह का कुछ रंग हो जाए, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। क्या सुनाना तो चाहेंगे? नज्म में जो है जी, नज्म दो तरह की हो सकती है। एक तो कि जो मुक्त, उसमें कोई बंधन नहीं हो। जी। लेकिन मैंने अक्सर नज्म जो लिखी है उसमें बंधन वाली लिखी, कि उसमें मात्राओं के नियम रहते हैं। जी। और मेरी एक किताब छपी थी 2018 में, जी। ख्वाब कोई बिखर गया। और इसमें से मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी ये। जी। कि इसका तारतम्य, हमारा जो लय रहती है ना, इसमें चार छोटे छोटे बंद हैं, मैं आपसे साझा करता हूँ। जी। कि हसरतें जब जवान होती हैं, दिल ही दिल फूल जैसे खिलते हैं, आहा। खुशबुएं सी बिखरती जाती हैं, होठ चुपचाप कुछ तो कहते हैं, ख्वाबों की सरहदें नहीं रहती, रात या दिन हो आंखों बसते हैं, ज्यों समंदर में जा मिले दरिया, कुछ सुकूनत में ऐसे रहते हैं, वाह वाह। हर समा बदल जाता है, वाह। रातें उजियारी ही बनी रहती, चांदनी हो कि सख्त अंधियारी, ये जहां मुस्कुराने लगता है, दिल को लगती है शय हर एक प्यारी, चाह की मिशअलें जवां होकर जगमगाती हैं, झिलमिलाती हैं, चांद तारे जहन में रहते हैं, शम्स से रोशनी बसाती है, जख्म दिल के कोई मिटाता है। क्या बात है। अगला बंद सुनिएगा। जी। शुक्रिया जी। कि शाख पर कोपलें तवक्को की, ये आशा की, कि शाख पर कोपलें तवक्को की, फूल और पत्ती लेकर आती हैं, तितलियां भौरे चिलबुली बुलबुल
प्यार के गीत गुनगुनाती हैं, कोई मिस्री सी घोल कानों में मन को यूं बाग बाग करता है, और नाज़नीन निकहतों के नखरों से कोई मखमूर करने लगता है, एक नशा सा चढ़ता जाता है। वाह आखिरी बंद इसका सुनिए जाए जी। कि ख्वाब बन जाए ये हकीकत तो दिल की उम्मीदों को करार आए, और बीच लहरों भंवर में जो कश्ती बह के साहिल पे एक बार आए, और जिंदा होने का गर सबब यही वो मेरे सीने में समा जाए, और नूर दोनों का दिल की खिड़की से सारी दुनिया को जगमगा जाए। क्या बात है, क्या काश बात है। काश हो सच ये ऐसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब बहुत अशोक जी। बहुत और बहुत सुंदर तरीके से आपने इन सभी शब्दों को, लफ्ज़ों को कैसे एक माला में परोया, वो वाकई ही अपने आप में एक काबिल मिसाल है। और जैसे आपने कहा कि आप एक कविता से नज़म की तरफ आपने वो सफ़र तय किया, तो कितना मुश्किल रहा एकदम से कविता से उस तरफ जाना? कविता पहले जो लिखते थे वो गेयता पर होती थी कि आप कोई चीज धुन पकड़ते हैं, आपने एक धुन बनाई, जी लिखते हैं। और जो हम हिंदी में छंद भी लिखते हैं उसमें भी हम सिर्फ मात्राओं की गिनती करते हैं। लेकिन जो जी शायरी होती है, शायरी में हम बहर लेकर आते हैं। बहर का मतलब होता है, या अरकान कहिए, तो उसमें क्रम होता है। क्रम में ऐसा होता है कि आपका दीर्घ लघु इस तरह इस बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रम होता है कि आपको वो सीक्वेंस फॉलो ही करना है। और जी उसमें भी तर्ज होती है कि समझिए हमने बोला कि सबसे जो आसान आसान जो सबसे बहर है, हमने कहा कि फाइलातुन 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 फाइलुन। तो ये आपकी धुन है। जो लोग लिखने वाले हैं बहुत सारे, वो कहते हैं मुझे मात्रा से मतलब नहीं, मेरे लिए ये तर्ज ठीक है, तो उसको गा कर सुनाएंगे कि फाइलातुन 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 फाइलुन। तो जब आप एक मिसरा लिखेंगे वो इसी तर्ज पर होगा, लेकिन इसके पीछे मात्राएं होती हैं कि 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। तो ये मात्राओं के क्रम में जब आपको लिखना शुरू आ जाता है, तो जब आप सोचते हैं तो आपकी धुन, आपकी जो मिसरे आते हैं वो इसी तर्ज पर, उसी जो है बहर में ही आते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है जो अपने आप को आपको देनी पड़ती है, जो कि आसानी से नहीं हो पाता है। वाह, बहुत खूब। तो ये और जिस दिन जिसको आ जी जाता है, जी वो इसके लिए जो उर्दू की शायरी होती है, अगर आपको किताब छपवानी तो आपको रिवीजन करना पड़ता है बहुत, कि मैं हर मिसरे को एक बार वैलिडेट कर लूं कि भाई मेरी कोई इसमें मात्राओं की गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको किसी को दिखाना है। और इसीलिए उर्दू की शायरी में ये चलन बहुत चलता है, अरे भाई किसी को दिखाया क्या, जी भाई नहीं भाई जी दिखाने दें, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैंने खुद देखा है और मेक श्योर किया है कि भाई हर चीज हिसाब से है। तो ये बंदिश बहुत गजल लिखने में, शायरी में आ जाती है। जी। और और जो बिल्कुल आपने नज्म जी। अभी सुनी थी उसमें भी वही बंदिश थी। इसलिए आप कह रहे थे ना कि बिल्कुल एक धुन में, एक लय में लग रहा था, जी इसीलिए लग रहा था क्योंकि एक वो धुन में चल रहे थे। जी बिल्कुल अशोक जी। और बहुत सी बारीकियां आपसे जानेंगे शायरी के बारे में, कैसे लिखी जाती है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद ये सारा कुछ और आपसे जानेंगे। और दर्शकों, बहुत सारी सुंदर बातें जो हम एकदम सुन तो लेते हैं शायरी, लेकिन वो शायरी कैसे लिखी जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी बारीकियां हमारे साथ साझे कर रहे हैं अशोक सिंह जी। और यहाँ पर समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर इनसे ये सारी चीज़ों की गुफ्तगू करेंगे जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज हम बात कर रहे हैं शायरी की, कि शायरी का एक कैसे जो हम लुत्फ़ लेते हैं उसके पीछे क्या क्या एक बारीकियां छुपी रहती हैं। और इन सभी चीज़ों को बयां कर रहे हैं अशोक सिंह जी, जो कि एक बहुत ही मंजे हुए शायर हैं। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 जी। आइए एक बार फिर अशोक जी से गुफ्तगू करते हैं। जी अशोक जी, हमने कविता भी जी हाँ, सुनी, नज़म भी सुनी, अभी कुछ गज़ल का रंग हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गजल ही मैं ज्यादा लिखता हूँ, नज्म लिखने के लिए बहुत समय लगता है, वो एक रिसर्च होती है। जी और नज्म में इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो इसके लिए गजल लिखना
भी एक थीम होता है, मुश्किल का आसान काम नहीं होता है, लेकिन गजल ज्यादा लिखता हूँ। तो मैं आपके साथ एक एक गजल साझा करता हूँ। जी देखिए, हम इरशाद लोग जी। जो लिखते हैं, मैंने उर्दू गजल लिखने के पीछे सीखी। अब चूंकि उर्दू बड़े हो की सीखी, इसलिए मुझे पढ़ना आता है। अगर आप लिखने को कहेंगे तो मैं लैपटॉप से लिख दूंगा, मेरे फोन से लिख सकता हूँ। पढ़ने में भी मुझे समय लगता है, तो मुझे, और एक बार अगर एक एक इबारत पढ़ ली तो मुझे दोबारा पढ़ने कहेंगे तो फिर मुझे समय लगेगा। so, जी जैसे हिंदी होती है कि हिंदी हमने एक सरसरी निगाह में देखा और 4 लाइनें पढ़ गए। जी तो उर्दू का मैं आपके साथ बात करने के बजाय मैं आपके सामने एक सीधे गजल ही रखता हूँ। जी। तो गजल में मतला यानी आपका जो पहला शेर होता है, जिसमें कि दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया रदीफ होता है, कि हीर हो गर तल्ख तो महकार मत देखा करो। आहा। खुशबू, कि हीर हो गर तल्ख तो महकार मत देखा करो, और हो गसीली नार यानी गुस्से वाली, हो गसीली नार तो चहकार मत देखा करो। क्या बात है, और क्या बात है। सीधे सीधे संजीदा बात पर आता हूं, जी। कि हसरतें अरमान तकलीफें सभी की हैं जुदा। हसरते हसरतें अरमान तकलीफें सभी की हैं हैं जुदा, जुदा। एक ही पैमाने से संसार मत देखा करो। क्या बात है, क्या बात है, एक ही पैमाने से संसार मत देखा करो, कि बहुत खूब। हसरतें अरमान तकलीफें सभी की हैं जुदा, और एक ही पैमाने से संसार मत देखा करो। और शेर सुनिएगा, कि कौन है जो दूसरों के गम के बदले दर्द ले। हाँ, कौन है कौन है जो दूसरों के गम के बदले दर्द ले, दर्द ले। और दुनिया है, दुनिया में इस गम ख्वार मत देखा करो। गम ख्वार यानी कि वाह। जो दूसरों का गम ले लेता हो, ले उसमें मदद लेते करता हैं, हो। गमख्वार कि जी। कौन है जो दूसरों के गम के बदले दर्द ले, और दुनिया है, दुनिया में इस गमख्वार मत देखा करो। वाह। और शेर एक सुनिएगा, मजेदार शेर है, कि जो भी कहना मुझसे वो तन्हाई में खुलकर कहो। तन्हाई में, क्या बात है। जो भी कहना मुझसे वो मुझसे। तन्हाई में खुलकर कहो, और खामोशी से यूं सरे बाजार मत देखा करो। क्या बात है, क्या बात। और सुनिएगा, बड़े अच्छे से इसमें लफ्ज आए हैं। इसमें 2-3 मजमून यानी विषय कोई उसको कहते हैं, जी और महफूम यानी किसी बात का अर्थ, और मजनून यानी इशारा। अब जी देखिए, तीनों ये लच्छेदार शब्द मैंने एक ही शेर में जब पिरो दिए तो कैसे शेर बनता है। जी। कि कोई भी मजमून हो यानी विषय, विषय हो कोई मजमून। भी मजमून हो, मजनून हो, महफूम हो। वाह वाह। कि कोई भी मजमून हो, मजनून हो, महफूम हो, और शायरी में सिर्फ जिक्र यार मत देखा करो। आ क्या बात है, एक बार फिर से अशोक जी ये शेर हो जाए जी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। जी। कि कोई भी मजमून हो, मजनून हो, महफूम हो, आ और शायरी में सिर्फ जिक्र यार मत देखा करो। एक क्या बड़ा बात है, मशहूर शेर था, क्या कि बात। हमसे किसी की बात करो, चाहे बात तुम पे ही खत्म होती है, हमसे चाहे किसी की बात करो। आहा। तो उसी पे हम कह रहे जी। हैं कि बात सारी उस पर खत्म नहीं होती है। कोई भी मजमून हो, मजनून हो, महफूम हो, शायरी में जिक्र, जिक्र यार शायरी में सिर्फ जिक्र यार मत देखा मत करो। देखा करो। वाह। और एक शेर जो है बड़ा सुनिएगा, जी कि बेकरां यानी कि कोई चीज, अब इसमें एक शब्द आता है, आब जुए जीस्त यानी कि जो नदी की धारा है। जी। बेकरां यानी खुलने को बेताब है, कि जब ये होकर बेकरां खुद ही समंदर होने को। आहा। आप उस दृश्य की बात करिए, जी और ऐसे दृश्य हमारे इमोशंस में आते हैं, जी। कि जब ये होकर बेकरां खुद ही समंदर होने को, आप जुए जीस्त की रफ्तार मत देखा करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक और शेर सुनिएगा, ये शेर आपके मन में रह जाएगा जब भी सोचेंगे ना, कि जी। जब ये होकर बेकरां खुद ही समंदर होने को, आप जुए जीस्त की रफ्तार मत देखा देखा करो। करो। और अगला शेर सुनिएगा, हमारे बहुत ऐसे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, जिनको उर्दू थोड़ा सा शब्द बता देंगे तो फायदा होगा। जी ऐब जुई यानी आलोचना, जी किसी को क्रिटिसाइज करना।
कि कुछ नजर किरदार पर अपने भी हो तो ठीक है, कुछ नजर कि किरदार कुछ नजर किरदार पर अपने भी अपने हो भी तो हो तो ठीक है, ठीक है। और ऐब जुई की फकत दरकार मत देखा करो। क्या बात है, क्या बात है। ऐब दुई की। और वाह। और चंद एक शेर सुनाकर इस गजल को खत्म करते हैं। दो जी। शेर और सुनाता हूं कि अब सयाने हो चुके हो तो हम्म। और कुछ बदलो सही। वाह, अब सियाने हो चुके हो। अब सयाने हो चुके हो तो और कुछ बदलो सही, और हर घड़ी हर मोड़ नुक्कड़ प्यार मत देखा करो। क्या बात है, क्या बात है अशोक जी। बहुत सुंदर अंदाजे बयां आपका। और आखिरी शेर जी। इसका जो है, आखिरी शेर इसका और सुन लीजिए कि जी। फर्ज खिदमत के सिवा भी और है जीने के गम। आहा। कि फर्ज खिदमत के सिवा भी और है जीने के गम, ऐसे बैठे हैं कि हो बेकार मत देखा करो। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बैठे हैं कहीं यूं बेकार मत देखा करो। बेकार मत देखा करो। देखिए क्या ये बात एक है। लय में चलता है, क्योंकि ये बहर में उतार चढ़ाव होता है, और जब हम पढ़ते हैं तो उस उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए। जी। तो वही जो है गजल कहने की जो खास बात होती है, कि अगर हम उस उतार चढ़ाव से बाहर जाएंगे तो जी। कहने का आधा मजा खत्म हो जाता है। जी। किसी शायर से मैंने ये सुना था अशोक जी, कहते कविता लिखनी अपने आप में एक बात है, और कविता को आगे जो बयां करना मुशायरे में जाके कैसे बोलना है, जैसे जी आपने जी, कहा, बिल्कुल बिल्कुल वो भी अपने आप में एक कला रहती है। जी। अगर आप में वो कला बयां करने की अच्छी बिल्कुल ना हो सही तो बात है। अच्छी कविता भी जो है वो बेरस हो जाती है, वो उसका वो वजन नहीं रहता। बिल्कुल सही बात आप। जी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही जी। आप। और अशोक जी, जैसे अभी 2 साल ये कोविड का टाइम गुजरा, तो इस टाइम में कैसा एक प्रभाव पड़ा शायरी पर, मुशायरों पर कैसा एक प्रभाव रहा इन 2 सालों में? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट टॉपिक आपने छेड़ दिया है। जी। क्योंकि पहले आपको अगर शुरू में याद हो तो ऐसा लगता था कि मार्च, जब जब से मार्च 2020 में जब ये शुरू हुआ था और हम लोगों का बाहर आना जाना बंद हो गया था, तो ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं जिंदगी कहाँ कैद होकर रह गई है। 2 हफ्ते का क्वारंटाइन से बात शुरू हुई थी, जी। और मजाक में अब भी कहा जाता है कि 2 हफ्ते की क्वारंटाइन की तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं हम। जी। तो समहाउ मैं उन चंद लोगों में से, मैं शायद पहला इंसान था जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया था, ऑनलाइन जूम मुशायरा। जी। मैं मेरा एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं मैनेज करता हूँ, जिसमें सिर्फ शायरी लिखी जाती है। लोग आते हैं, उसमें हम मैनेज करते हैं, हफ्ते में 2 मिसरे दिए जाते हैं जिसको आप समस्या पूर्ति भी कहते हैं, जी। और लोग उस पर लिखते हैं। वो पिछले 5 सालों से चला आ रहा था, उस समय की बात कर रहा हूँ, अब तो 7-8 साल हो गए हैं। तो उस ग्रुप के लोगों को मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा हमें शनिवार को एक कार्यक्रम करेंगे। तो जिन मिसरों पर आप लिखते हैं ये बेसिकली मुशायरा होगा, लेकिन लोग नहीं आ जा सकते तो हम जूम पर करेंगे, आप अपने घर से बैठकर इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। जी। तो जनाब ये प्रोग्राम मार्च में ही शुरू हुआ था 2020 में, और हमारे ग्रुप में जो लोग मिसरों पर लिखते थे उन्होंने मुझसे इस कार्यक्रम में शिरकत करनी शुरू की और पढ़ना शुरू किया। तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ, तब से समहाउ उस समय सोचा नहीं था कि आज जो प्रोग्राम शुरू किया शनिवार को, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो जनाब वो कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के हमने अभी उसका 1वां हफ्ता मनाया, और इस शनिवार को उसके 2 साल पूरे हुए बिना नागा के। वाह। और इस दरमियान मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भाग लेने वाले थे उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी थे। उन बुजुर्ग लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, उन्होंने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी शायद बचा दी है, क्योंकि हम इस शनिवार के बाद अगले शनिवार का ही इंतजार करते थे कि कब ये मुशायरा होगा, कब हम आकर पढ़ेंगे, लोगों को सुनेंगे। और ये कार्यक्रम 3 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थी वो 6.5 घंटे की थी। जी। 6.5 घंटे हमारा 75th प्रोग्राम हुआ था, और 1वां प्रोग्राम 6.5 घंटे का हुआ। वरना तकरीबन 3.5 4 घंटे के आसपास प्रोग्राम होते रहते। करीब 25 से 30 लोग इसमें भाग लेते हैं, और कभी कभार 1-2 लोग संगीत वाले भी आ जाते हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया हमने, हिंदी कविता को भी जगह दी, क्योंकि हिंदी कविता भी हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य की धरोहर है। तो हिंदी कविता को भी हम जगह देते हैं,
लेकिन गजल का प्रोग्राम है, इसलिए प्राइमरली हम तरही मिसरों पर लोगों को कहने के लिए उत्साहित करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम हुआ, इसका नाम हमने एक शेर अर्ज किया से चला रहे थे, जी और एक शेर अर्ज किया है का 104वां कार्यक्रम इस शनिवार को पूरा हुआ। हमारे पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर किसी को सुनना है तो मेरे पास 104 वीडियोस यूट्यूब में क्या रखे हुए बात हैं। है। 104 टाइम्स 4, आपके पास 400 घंटे से ऊपर का सामान देखने के लिए रखा हुआ वाह। है। अशोक जी, इस बारे में और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, कहीं ना जाइए, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और शायरी का रंग लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज शायरी की बात चल रही है और हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी, जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रख्यात शायर हैं। जी आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अशोक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कुछ और शायरी का रंग हो जाए, हमारे दर्शकों को कुछ और सुनाइए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई मैं आसान सी जो है गजल आपके सामने रखता हूँ। जी मतला हाजिर करता हूँ आपके सामने इरशाद। कि चाहे खिजा की जिंदगी या दिन बहार के, चाहे खिजा की खिज़ां की जिंदगी जिंदगी, या दिन बहार के, जो भी गुजर में हो वो खूब दिन हो प्यार के। क्या बात है। जो भी गुजर में हो वो खूब दिन हो प्यार। जो भी गुजर में हो, कि चाहे खिजा की जिंदगी या दिन बहार के, जो भी गुजर में हो वो खूब दिन हो प्यार के। वाह और एक उसने मतलब सुनिएगा कि गुजरे हैं रात दिन भी यूं ही इंतजार के, गुजरे हैं रात दिन भी यूं ही यूं ही इंतजार इंतजार के, के। और थककर हजार मर्तबा तुझको पुकार के। वाह वाह, बहुत सुंदर। और एक और उसने मतलब सुनिएगा कि जब एक बार आपका जो पहला शेर होता है गजल का मतलब होता है, उसके बाद अगर हम फिर से काफिया रदीफ लगाते जाएं तो हुस्ने मतलब हो जाता है कि खुश है भरोसे जिंदगी यूं ही गुजार के, हम्म। वो दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सुनिएगा, शेर सुनिएगा कि लगने तो वक्त की जरा सी धूप तो सही, हम्म। कि लगने तो वक्त की जरा सी जरा सी धूप तो धूप तो सही, सही। खुलकर निकल के आएंगे रंग एतबार के। हा, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कि लगने तो वक्त की जरा सी धूप तो धूप, सही, खुलकर निकल के आएंगे रंग एतबार के। एतबार के। और सुनेगा कि गाहे बगाहे का था जैसे पैरहन कोई पहनावा, कि गाहे बगाहे का था जैसे पैरहन कोई, रिश्ते को इस तरह से चला वो उतार के। वाह वाह, कुछ लोग ऐसे आगे बढ़ जाते जैसे कल मुझे जानते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो गाहे बगाहे का था जैसे पैरहन कोई, और रिश्ते को इस तरह से चला वो उतार के, और मिलना था उनसे जैसे गुरीजा कोई लम्हा। जी गुरीजा मतलब कोई चीज जो एकदम फ्लीइंग होती है, बहुत तेजी से गुजर जाने वाली। जी। कि मिलना था उनसे जैसे गुरीजा कोई लम्हा, या फिर हसीन पल हो जैसे दो उधार के। वाह 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 वाह। और इसके गजल के चंद एक शेर आपको और सुनाता हूं। जी इरशाद। दिले मुब्तला यानी जो जो एक दिल में प्रेम भरा हो, जी। कि याद उसकी दिले मुब्तला में इस तरह आई, हम्म। याद इसकी दिले मुब्तला में इस तरह आई, इसराई। पल आ गए हो जैसे शबे नौबहार के। क्या बात है, क्या पल बात आ है। गए जैसे, वाह चाहे खिजा की जिंदगी या दिन बहार की, और जो भी गुजर में हो वो खूब दिन हो प्यार की। वाह 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 वाह। तो इसमें विक्रम जी बहुत सारी गजलें या ऐसी चीजें आप सुन रहे हैं जी जो कि शायद मैंने मुशायरे में एक ही बार पढ़ी हो। एक शेर अर्ज किया का मैंने जिक्र किया था, जी तो उसमें मिसरों पर जो लिखा जाता है उसको एक बार मैं पढ़ता हूँ वहां पर। जी। और चूंकि लाइफस्टाइल बिजी है, व्यस्त है, तो बहुत सारी जगह नहीं भी जा पाता हूँ।
तो ये तमाम सारे ये ऐसे फ्रेश गजल हैं या अशार हैं जो सुनाए नहीं गए हैं। जी। तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है कि भाई बस 10 जगह मैंने सुनाए हैं, ये शायद पहली बार कोई सुन रहा हो इनको। बहुत खूब। और जो आपने पहली बार सुनाई, जे हमारे दर्शक जो सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ का लुत्फ़ ले रहे हैं जो आप ये चीज़ें सुना रहे हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि एक शेर अर्ज आप प्रोग्राम करते हैं जूम पर, कोविड के टाइम पर स्टार्ट हुआ, और आपके साथ कहाँ कहाँ से जो शायर हैं वो जुड़े हैं आपके साथ? इसमें देखिए बहुत सारे भाई कई कॉन्टिनेंट से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एक बड़ा काम हुआ, सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करता हूँ का जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, श्रीलंका के बच्चे जुड़े हुए हैं। जी। और ये क्या? सारे उनका जो एज ग्रुप है ये 20 से 30 साल के बीच के बच्चे हैं। जी। कॉलेज खत्म किया है, जॉब अभी शुरू किया या कॉलेज के फाइनल ईयर में है। ये लोग लगभग हर शनिवार को, अब थोड़ा कम हो गया लेकिन लगभग हर शनिवार को हमारे दिए हुए मिसरों पर हिंदी में लिख कर लाते थे। उनको गजल लिखनी नहीं आती है जी। लेकिन भाव उनके बहुत स्ट्रांग थे। इन लोगों का इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है कि मुझे सुनकर, हम लोगों को सुनकर इतना आनंद आता था कि एक ऐसी कंट्री से जहां हिंदी नहीं है, बिल्कुल, जहाँ की भाषा हिंदी वहां नहीं से है। बच्चे आते। जी। मेरे पास रशियन 2 लोग आते थे, रशिया से, रशियन लोग जो कि हिंदी भाषा से जुड़े हुए, उनकी भाषा रशियन है। जी। मेरे पास से आर्मेनिया से एक महिला आती हैं, वो हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह भी करती, हिंदी उनको आती है, वो प्रोग्राम में भाग लेती हैं। पोलैंड से, उज्बेकिस्तान से लोग आते हैं। इसके अलावा जो हमारे भारतीय लोग विदेशों में हैं, उसमें इंग्लैंड से लोग आते हैं, नेदरलैंड से आते हैं, जी। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और भारत से तो हो ही गया, और ऑस्ट्रेलिया से कई सारे लोग हैं एक्चुअली, और कई सारे लोग सिंगापुर से आते हैं, मलेशिया से आते हैं। तो कई सारे कॉन्टिनेंट से, कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे परमानेंट, हमें हर बार नए लोग नहीं ढूंढने पड़ते हैं। हमारा 25-30 लोगों का रेगुलर्स का ग्रुप है जो कि उसमें लोग प्रोग्राम में आते हैं। करीब 15 लोग तरही मिसरों पर लिखते हैं, और इसलिए ये प्रोग्राम हर हफ्ते 3 से 4 घंटे का चलता रहता है। और जी। बेहतरीन बेहतरीन प्रयोग आपको दिखेंगे कि दीवे मिसरे पर 15 लोगों ने लिखा, लेकिन किसी का एक जैसा नहीं होगा। उसको हम उर्दू में कहते हैं कि जाविया, यानी उस एंगल से जो लिखते हैं सोचकर, आपको एक से एक गजलें सुनने को मिलेंगी उसमें। क्या बात है। और अशोक जी, जैसे हमारे शो का फॉर्मेट है, हर हफ्ते मंडे वाले दिन किसी ना किसी शायर के साथ गुफ्तगू करते हैं। अगर ऐसा हो कि आपके साथ जो जुड़े शायर हैं, हम भी ज़रूर चाहेंगे कि हम भी उनको इस प्रोग्राम में लेकर आएँ और आप हमें सहयोग दें। हम उन सभी को बारी बारी जो है सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं शायर। और बिल्कुल बिल्कुल जी। विक्रम जी, एक ही उसमें चैलेंज है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया के हैं उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ आपका प्रोग्राम जब 11 बजे होता है तो मेरे टाइम ख्याल से डिफरेंस उनके रहता है। यहाँ पर 2 बजा हुआ होगा रात का। जी। 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 अगर कोई इतनी देर तक जागने को तैयार है तो मैं उसको आपके लिए जरूर हाजिर करवाऊंगा। जी। शुक्रिया जी, बाकी शुक्रिया। जगह तो, हाँ, मलेशिया में 11 बजे, मतलब रात के 11 बजे। यूके में तो इस समय दिन का टाइम होता है, नेदरलैंड में भी करीब 4-5 बजा होगा, भारत में भी आप कर सकते हैं। जी। लेकिन हमारी मेजॉरिटी फिर भी भारत में है। तो बिल्कुल हमारा सहयोग आपके साथ पूरा रहेगा। जी। और इस ग्रुप में लोगों ने लिखा है, सीखा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो शायरी नहीं करते थे, लेकिन जी। पिछले 2 साल में वो लोग शायर बन गए, किताब छपवाने को तैयार हैं। उन क्या लोगों से बात। भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जरूर जी। करवाएंगे। धन्यवाद जी। और अशोक जी, आपके जो पसंदीदा शायर कौन से रहे जिनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जिनसे आपने एक मुतासिब हुए, एक सीखने को मिला? देखिए, हम तो आपस में भी सीखते हैं। हमारे साथ जो ग्रुप में है, 2016 में मैं दिल्ली गया था। हमारे जो एक छोटे से ग्रुप की बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम भी एक शेर अर्ज किया है, ग्रुप का नाम। जी। तो एक दिल्ली में बैठक हुई, उसमें हमारे साथ 6 शायर मिले। जी। उन सबसे मैंने दरख्वास्त की कि भाई आप लोग हमारे इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। सारे लोग शामिल हो गए। उनके साथ मिलकर जो कारवां आगे बढ़ा, ये टीम जो पहले ही महज एक काम चला हुआ करता, तो वो बहुत ही पुख्ता टीम बनी। तो उसमें बहुत अच्छा लिखने वाले शायर हैं हमारे साथ जो हैं। उनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा। अनिमेश शर्मा जी हैं गाजियाबाद से, ओम प्रकाश यति नोएडा से हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र, दोस्त, और जिनसे हम सीखते सिखाते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। अनमोल शुक्ल, अनमोल जी हैं हमारे मित्र, जो कि बहुत रूमानी एक दृश्य पेश करते हैं।
मलेशिया से हैं। ये दिगंबर नासवा जी हैं। कुंवर बेचैन जी के बेटे और उनकी बहू जी प्रगीत कुंवर और भावना कुंवर हैं। हमारे दोस्त राजेंद्र निगम है और उनकी पत्नी इंदु निगम। ये सारे लेखक शायर हैं। हमारे भोपाल में ज्योति रावत जी हैं जो कि सीखी हमारे साथ में, आज वो शायरा बन चुकी हैं। और भोपाल से ही हरिवल्लभ शर्मा जी हैं, सीमा शर्मा जी हैं। ये हमारे कंटेम्परेरी हैं। जो क्लासिकल की बात करें, जो भारत में है, बशीर बद्र मुझे बहुत पसंद है। सरल भाषा में ऊंची बात जी। कहना बशीर बद्र जी है। और अगर आप अगर और जो मुझे फैज थोड़ा फारसी का पुट रहता है, समझना पड़ता है उनको। अहमद फराज, ये दो लोग हमारे जो है आधुनिक शायरी में, वगरना गालिब और मीर और इन सब की तो बात तो क्या अलग बात है है। ही। और अशोक जी, यहाँ पर बातें बहुत सी मन में है, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ही, शायरी एक विधा है, हम लोग लिखते हैं, आप लोग जुड़े रहिए। और विक्रम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि शायरी को सामने लाना और किसी को 1 घंटे का समय देना, और वो किस विधा में लिख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, 5 मिनट में या एक शेर सुनकर नहीं मालूम पड़ता है। जी, तो विक्रम जी को मैं बधाई देता हूँ और मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम इनका चलता ही रहे। धन्यवाद। और शायरी को जो आप लेकर आगे चल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे दर्शकों को भी उनका आभार कि आप लोग जुड़े और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। जी अशोक जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपने बहुत अनमोल खजाना अपना जो हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा किया। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। दर्शकों, ये थे अशोक सिंह जी जो अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई सोच के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।